आपके लिए जॉब मार्केट बहुत ही ज़्यादा है और यूरोप की बेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप अगर इस पे थोड़ा सा फोकस कर लें, सिर्फ 4-5 महीने की बात है, आप इसको थोड़ा फोकस करके पढ़ लें, उसके बाद आपका जो फ्यूचर है, आपकी जॉब की सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर है कि आप बाकी पूरे यूरोप से ज़्यादा तनख्वाह कमा सकते हैं। पे यहाँ पर बहुत हाई है, इवन आप यूके से कंपेयर कर लें या दूसरे यूरोपियन कंट्री से कर लें, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। इसलिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं खुद को मोटिवेट रखें, जॉब्स करें, सोशली एक्टिव रहें, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलें। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो लोग खास तौर पर अभी नए आए हैं उनके साथ इसको शेयर करें, और ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो की वो पहुंच सके, और जो लोग अभी तक नए नहीं आए वो इससे फ़ायदा अपना थोड़ा माइंड बना सकें कि जर्मनी में आगे कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेनमेंट 360। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यहाँ पर जर्मनी में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आती सम टाइम कि वो किस डायरेक्शन में मूव करें। तो कोशिश ये करेंगे कि आज की वीडियो में आपको ये बताया जाए कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने उसको किस तरह से डील करना है, और उसको किस तरह से लेकर चलना है ताकि आपका जो इनिशियल प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। तो मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं हुज़ैफ़ा, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मौजूद हैं यहाँ पर जर्मनी में, और ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ये मुझसे पूछेंगे और मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो कोशिश ये करेंगे कि एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, एक गाइडलाइन मिल जाए न्यू स्टूडेंट्स को कि किस तरह से आपने यहाँ पर आके अपने स्टे को कंफर्टेबल रखना है और इजी रखना है और स्मूथ रखना है। तो वेलकम हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, सब साइड आप ठीक हैं? तो बिल्कुल ठीक ठाक। हुज़ैफ़ा, पहले तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पर जर्मनी में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हुँ, आपको हो हुँ। चुका है वे, तो आप यहाँ पर करते क्या हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और किस तरह से आपने चूज़ किया जर्मनी को? जी, स्टार्ट मैंने मेरा बैचलर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, हम्म। कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी से। तो यही बात है कि जॉब मार्केट वगैरह देखते हुए पाकिस्तान में ये डिसाइड किया कि बाहर जाके सेटल होना ही बेटर है। एटलीस्ट मास्टर्स के लिए तो आप बाहर जाओ ताकि फिर आप देखो हम्म। आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन होती हैं। तो बैचलर्स के बाद ही मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। जर्मनी का प्रोसेस, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है। आप 4-5 वीडियोज़ देखें, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। एटलीस्ट आपको ये समझ आ जाता है कि मैंने क्या मालूम करना है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई आप कर सकते हो यूट्यूब से ही। और फिर आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे जाओ, लोगों से बात करो, एक्सपीरियंस लोगों से बात करो जो कि वहाँ पहले से हैं, उनसे 2-3 सवाल करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है। मैंने भी यही किया। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, दाद और डी से यूनिवर्सिटीज़ फाइंड की, यूनी असिस्ट से अप्लाई किया, और 2-3 जगह मुझे एडमिशन आया था, लेकिन मैंने कॉर्डबस को प्रेफ़रेंस दी क्योंकि ये बर्लिन के करीब था। यहाँ पे मेरा मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग जो है वो प्रोग्राम है। तकरीबन 1.5 साल मुझे हो गया है, 1 ईयर आई थिंक और लगेगा और मेरी डिग्री इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। हम्म। बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया इन्होंने अपना। इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोचते हैं कि जर्मनी में आना बहुत मुश्किल है, खुद से प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा सकता, तो जैसा कि हुज़ैफ़ा ने बताया कि खुद से इन्होंने सारा प्रोसेस फॉलो किया, कुछ वीडियोस देखी और उनको फॉलो करके ये जर्मनी में आ गए। इसी तरह से हम भी आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप तीस एजेंट्स के पास मत जाएं, वो आपसे लाखों रुपया हथियाते हैं और उसके बाद आपको अश्योरिटी नहीं देते कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो खुद से प्रोसेस को फॉलो करें। कुछ वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पे जिसको फॉलो करके आप जो हैं जर्मनी में आ सकते हैं, तो काइंडली उसको फॉलो करें और वीडियोस देखें और खुद से इस प्रोसेस को फॉलो अप करके आप जर्मनी में एडमिशन लें और यहाँ पर आएँ। तो रमीज़ भाई, जब अब तो मुझे आए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, बट इन इस 1.5 ईयर्स में काफ़ी तेज़ी से जो है वो टाइम चेंज हुआ है हम्म। और चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। तो अब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहे हैं, अभी वो प्रोसेस में हैं, अभी वो अपनी डिग्री के आखिरी साल में हैं, आखिरी सेमेस्टर में। तो वो ये पूछते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कौन से शहर में अप्लाई करें, किसको प्रेफरेंस दें, किसको ना दें। क्योंकि ज़ाहिर है एक फाइनेंशियल बजट भी होता है हर किसी का कि ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि 5-6 में अप्लाई करूँ, 10-12 में तो सभी नहीं अप्लाई कर सकते।
तो उनमें कौन से शहर को वो प्रेफरेंस दें और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखें, जर्मनी में जब आपने आना है तो ऑब्वियसली आप अपनी फ़ील्ड के मुताबिक यूनिवर्सिटी जब सर्च करते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपने जब उसको सर्च सर्च आउट करना है तो वो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं होंगी, तो वो तो पहले ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई, लिस्ट से बाहर निकल आई हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको किस सिटी में जाना है, सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपने यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना है, और यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से डे या दाद का पोर्टल है, उससे आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। उसको शॉर्टलिस्ट करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, और उसके बाद देखें कि ये सिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल 6-7 की लिस्ट बन जाती है जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी प्रेफ़रेंस देखनी है कि आपको कौन-सा सिटी ज़्यादा सूट करता है। सिटी को सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया ये है कि आप उसकी पॉपुलेशन देखें, क्योंकि जितना बड़ा सिटी होगा वहाँ पर उस जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा होती है। और जॉब की अपॉर्चुनिटी से मुराद मेरी ये है कि ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए कुछ और जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं, कुछ डिलीवरी की जॉब करनी पड़ सकती हैं, या कुछ किसी भी कंपनी में काम करना पड़ सकता है। तो जितना बड़ा सिटी होगा वहाँ पर उतनी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो आप इसको एक फैक्टर रखें, प्लस ये भी देखें कि बड़े सिटीज़ में अकोमोडेशन भी थोड़ी महंगी होती है। तो इन दोनों चीज़ों के बैलेंस को लेते हुए आपने चलना है, और अप्लाई करें। अपनी प्रेफ़रेंसेस ऑब्वियसली बड़े सिटीज़ की रखें। अगर आपसे रिलेटेड यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्लिन में है और एक ड्रेस्टन में है, तो आप बर्लिन को प्रेफ़र करें और ड्रेस्टन को सेकंड नंबर पे रखें प्रेफ़रेंस लिस्ट में, ताकि अगर आपका एडमिशन 2 यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है तो आप बर्लिन को सिलेक्ट करके वहाँ पर मूव इन कर सकें। और वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ऑल्दो वहाँ पे थोड़ी अकोमोडेशन महंगी है, लेकिन आप जॉब्स करके वहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप फ़िलहाल इनिशियल स्टेज पे जो है वो इन चीज़ों को छोड़ दें कि मैं किस सिटी में जा रहा हूँ, किस सिटी में नहीं जा रहा। आप अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट ज़रूर बनाएँ, और उसके बाद जहाँ पर भी एडमिशन मिलता है एटलीस्ट उसको कंसिडर करें। और इनिशियल स्टेजेस पे मेरे ख़्याल से ये बहुत इनिशियल क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी को फ़ोकस करना चाहिए या कौन सी यूनिवर्सिटी को फ़ोकस करना चाहिए। इवन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी जर्मनी में मैटर नहीं कर रही होती, बिकॉज़ अगर आप जर्मनी में ही जॉब बाद में ढूँढते हैं तो आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपने क्या सीखा है अपनी डिग्री से, कितनी अच्छी डिग्री कंप्लीट की है, वो मैटर कर रहा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस पे आप लोग सिंपल ये फ़ोकस करें कि आपने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जर्मनी में, और उसको फ़ोकस करें। सही। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो दाद.डी का पोर्टल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें 99% ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर आपको तमाम शहरों की इन्फॉर्मेशन, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन, और यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन अगर यूनिवर्सिटी से अप्लाई होना है तो उसका लिंक भी वहाँ मौजूद है। अगर यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल से अप्लाई होना है तो उसका लिंक भी वहाँ मौजूद है। तमाम रिक्वायरमेंट, कौन-सी हमें जीआरई चाहिए, नहीं चाहिए, कितने ईसीटीएस की डिग्री चाहिए, नहीं चाहिए, कौन-कौन से कोर्सेज़ आपके होने चाहिए आपके बैचलर्स में या कौन से नहीं होने चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक है कि यहाँ पर तुक्का नहीं चलता। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिक्वायरमेंट है तो वो है, उससे पॉइंट 1 भी आपका डाउन होगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपका जो मोटिवेशन लेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज़ में, उसमें आप बहुत अच्छे से बताओ कि मैं यहाँ हूँ, मेरी इंटरेस्ट इस फील्ड में है, मैं इसमें ये काम करना चाहता हूँ, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मैं ये चीज़ें पढ़ लूँगा, ताकि उनको लगे कि आपने कोर्स आउटलाइन पढ़ी है यूनिवर्सिटी की जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, मैं इस तरीके से आके मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ। आपने अपने एलओएम में ये मेंशन नहीं करना कि मैं जो है वो बस यहाँ इस मुल्क से निकलना चाहता हूँ और मैं जर्मनी में सेटल होना चाहता हूँ तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। आपने उसको पूरा फ्रेम जो है वो एकेडमिकली ही करना है और एकेडमिकली ही उसको क्लोज करना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं अपनी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ज़ाहिर करने के लिए लेटर में लिख देते हैं कि मैं आऊँगा और मैं बहुत जर्मनी को तरक्की दूँगा और मैं ये भी कर दूँगा, वो भी कर दूँगा। ये इनको नहीं चाहिए, इनको मोटिवेटेड, एकेडमिकली मोटिवेटेड बंदा चाहिए जो कि एकेडमिकली कुछ अच्छा कर सके, अपने मुल्क के लिए भी या जर्मनी के लिए भी। उसको ये नहीं चाहिए कि इसको मुल्क से निकलने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है। इस बेसिस पे भी अच्छे लोगों के आइल्स भी अच्छे होते हैं, जीपीए भी अच्छी होती है, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। बाकी जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो रिवर्स है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 इज दी हाईएस्ट, यहाँ पे 4 लोएस्ट है। तो उसको इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसपे आप अपना ग्रेड और अपने क्रेडिट आवर्स डाल के जर्मन ग्रेड अपना मालूम कर सकते हैं। तो वो ही देख के अप्लाई कीजिएगा,
अदरवाइज ज़रा सा भी पॉइंट अप डाउन होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ पे बड़ा फोकस करना चाहिए। चलें, थैंक यू, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, और आई थिंक इसको फॉलो करके स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं। अकोमोडेशन के बारे में बहुत से स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि अकोमोडेशन को ढूंढते हुए किन किन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट पाकिस्तान में या इंडिया में बैठा होता है तो उसको इस चीज़ का पता नहीं होता कि कहाँ पर अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, किस टाइम पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसका इनटेक जो है वो अक्टूबर में है या समर सेमेस्टर में है तो वो अप्रैल में होगा उसका इनटेक। तो जब अप्रैल से पहले कितने मंथ्स पहले उसको स्टूडेंट ऑन वर्क में या स्टूडेंट हॉस्टल में अप्लाई करना चाहिए, और अगर किसी वजह से स्टूडेंट हॉस्टल नहीं मिलते तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? काइंडली ब्रीफली थोड़ा सा बता दें। जी, तो इसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है कि हम कब किस टाइम पे अप्लाई करें। तो मेरा सबसे बेस्ट मशवरा ये है कि जिस दिन आपका एडमिशन आपके हाथ में हो, आपने उसी दिन से अपना अपार्टमेंट ढूँढने लग जाना इंटरनेट पे। सबसे अच्छी बॉडी जो मेरे टाइम पे सबसे पॉपुलर थी, आज का आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, स्टूडेंट वर्क की। बिल्कुल। स्टूडेंट एंड वर्क के अपने सब्सिडाइज्ड डॉर्म्स होते हैं जो कि स्टूडेंट को वो प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ़ उनको जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर मिल चुका होता है। उसकी आप स्टूडेंट एंड वर्क की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना सिंपल अकाउंट बनाएँ। आई थिंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप जाके वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, अपना शहर सर्च करें, अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करें और उसके आस-पास जितने भी डॉर्म्स अवेलेबल हैं, डॉर्मेटरी स्टूडेंट की अवेलेबल हैं, वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके अंदर तमाम स्ट्रीट्स होंगी कि ये वाली स्ट्रीट्स में ये डॉर्म है, इस स्ट्रीट में ये डॉर्म है। डॉम मीन हॉस्टल, अगर किसी को समझ डॉर्म नहीं आ मीन्स ये स्टूडेंट रही। हॉस्टल, यहाँ पे हाँ। डॉर्म्स की टर्म इस्तेमाल होती है। बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो लालच में सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि बस मुझे यूनिवर्सिटी के गेट के सामने वाला फ्लैट मिल जाए और मेरी खिड़की खोले और सामने यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से लोग अप्लाई नहीं करते, हज़ारों लोग एक ही यूनिवर्सिटी में इंडिया से भी करते हैं, वो तमाम ममालिक से जो है वो लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 500-600 बंदे का इंटेक आ रहा है और उसको जो है वो एक ही बिल्डिंग में आप जो है वो अकोमोडेट कर दो। तो बेटर ये है कि आप गूगल मैप खोलें और देखें कि कौन सी बिल्डिंग मेरी यूनिवर्सिटी से कितने करीब है, कितने किलोमीटर पे, कितने का वॉकिंग डिस्टेंस है। थोड़ा सा रिस्क लेके आप दूसरे डॉम्स में भी अप्लाई करें, वरना आप सिर्फ सामने वाली को टिक करके नेक्स्ट कर देंगे और आपको ईमेल आ जाएगी कि सॉरी यहाँ पे डॉम अवेलेबल नहीं है। तो आप एक मार्जिन रखें उनके लिए भी, स्टूडेंट वालों के लिए भी, ताकि वो आपको डॉम प्रोवाइड कर सकें। सेकंड नंबर पे आपका कुछ प्राइवेट अपार्टमेंट आ जाते हैं, जिसका आप बेहतर बता सकते हैं कौन कौन सी बॉडीज है जो कि प्रोवाइड करती हैं। मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट डॉम आपको मिल जाता है, अगर आप उसको अच्छे से जो है वो सर्च करके टिक करें कि भाई ये वाला भी मिल जाए तो मैं अपना काम चला लूंगा। बाकी नेक्स्ट आप बेहतर बता सकते हैं कि और कौन सी बॉडीज है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अपार्टमेंट और रूम जो है उसको लेने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पर आके, जर्मनी में आके सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और सिटी रजिस्ट्रेशन उसी वक्त होती है जब आपके पास या तो हॉस्टल का कमरा मौजूद हो या फिर आपके पास कोई भी प्राइवेट अपार्टमेंट या फिर रूम मौजूद हो। जब ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं तो आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। कि स्टूडेंट इन डॉम में जिस तरह ज़ैफ़ा ने बताया है कि अप्लाई करते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स को मिल जाता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और यूनिवर्सिटी के डॉम्स बहुत कम होते हैं, तो आपको वेटिंग लिस्ट से गुजरना पड़ सकता है, वेटिंग लिस्ट में आना पड़ सकता है। तो इन सम केसेस मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया डॉम्स के लिए या हॉस्टल्स के लिए, उनको रिजेक्शन आ गई फॉर एग्जांपल। अब रिजेक्शन ये आई है कि आपको वेट करना पड़ेगा, 1-2 महीने बाद हम आपको किसी अपार्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे या स्टूडेंट हॉस्टल दे देंगे, कोई रूम दे देंगे। ये मुझसे एक बंदे ने डिस्कस किया था, तो मैंने उसको ये मशवरा दिया कि आप प्लीज़ उसको बताएं कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको रिजेक्शन आ गई है 20th ऑफ दिसंबर को, तो आप उसको साथ ही ईमेल कर दें कि मेरी फ़्लाइट है 1st ऑफ जनवरी की, मेरे पास 10 दिन रहते हैं, मैंने आना है यहाँ पर, मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अगर आऊँगा यहाँ पर तो सड़क पे सोने वाली बात हो जाएगी, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू लिव। उस सूरत में जब उसने एक प्रॉपर फॉर्मेटेड ईमेल बना के उसको थोड़ी इमोशनल टच देकर जब किया, तो उसको उन्होंने रूम ऑफर कर दिया। कैसे कर दिया, उनके पास रूम थे नहीं थे, इट्स अनदर स्टोरी, लेकिन उसको रूम मिल गया था। तो कोशिश करेंगे अगर आपको कभी भी रिजेक्शन आ जाती है हॉस्टल्स की तरफ से, तो एक आधी ईमेल ऐसी ट्राई कर लें, सम टाइम ऐसे भी चल जाता है। इसके अलावा बात की थी उज़ैफ़ा ने कि प्राइवेट हॉस्टल या और क्या ऑप्शन हैं। तो देखें, पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए जब आप यहाँ पर प्राइवेटली सर्च करते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि आपको जर्मनी आती होती है, आप यहाँ पर जो लोग प्राइवेट अपना अपार्टमेंट या अपने रूम्स ऑफर कर रहे होते हैं वो जर्मन में कम्युनिकेट करते हैं,
तो जब आपको जर्मन नहीं आती तो ऑब्वियसली वो आपको उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे होते। प्लस अगर आप उनको बता देते हैं कि मैं हूँ ही नहीं जर्मनी में, तो वो आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और आपको ऑफ़र नहीं करते हैं अपार्टमेंट्स और रूम। तो उसका बेस्ट आइडिया ये है कि आप यहाँ पर सबलेट लेकर वो यहाँ पर 1 महीना, 1.5 महीना रहकर अपना रहते हुए जर्मनी में अकोमोडेशन को सर्च कर सकते हैं, और 90% केसेज़ में तब मिल भी जाती है अकोमोडेशन, बिकॉज़ यहाँ पर पर्सनली वो बंदा मौजूद होता है, जाकर अपना फ्लैट या अपार्टमेंट या फिर जो रूम है वो विज़िट कर लेता है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेज़ लैंडलॉर्ड जो है यहाँ पर वो प्राइवेट अपार्टमेंट जो है उनको दे देते हैं। सबलेट से मुराद ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी छुट्टियों पर जाते हैं 1 महीने, 1.5 महीने के लिए, वो अपना रूम जो है वो सबलेट कर देते हैं या किराए पे देना चाहते हैं किसी को, तो बेसिकली उनका ये होता है कि हमारी भी कुछ कंपनसेशन हो जाए, कुछ रेंट उनको भी बच जाए। लेकिन वो किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से उसको सर्च आउट करना चाहिए, वो हुज़ैफ़ा आपसे पूछते हैं, आप काइंडली बताएँ इसके बारे में। तो सबलेट का ये है कि आप ये क्योंकि एक अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्टूडेंट वर्क के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप इसको लोकल ही रखें। सिर्फ स्टूडेंट्स के दरमियान ये एक ज़बानी कलाम होता है कि ठीक है मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ तो 1 महीने तुम रह लो, जब तक कि तुम अपना रूम फाइंड ना कर सको, क्योंकि ज़ाहिर है सड़क पे तो कोई सो नहीं सकता, तो उसको जगह तो चाहिए सोने के लिए, अपना तमाम मामला हल करने के लिए। तो इसका सबसे बेस्ट ये होता है कि जितनी भी स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कॉर्डबस है तो यहाँ पे पीएसए कॉर्डबस है, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कॉर्डबस, इस तरह पीएसए बर्लिन है, पीएसए म्यूनिख है, गर्ट्स के तमाम जितने भी शहर हैं उन सबका कोई ना कोई और पाकिस्तान इसी का तरह से आई गेस इंडियन सोसाइटीज़ भी हैं। इंडियंस का भी है, आइजैक है यहाँ पे, इस बिल्कुल। तरह बर्लिन में भी तमाम अपनी जिस कंट्री से भी आप हैं, आपकी अपनी जो भी स्टूडेंट बॉडी है, वहाँ पे आप पोस्ट करें कि मैं सबलेट ढूंढ रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ, इस डेट को मैंने लैंड किया है, मेरे पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, तो कोई अगर छुट्टियों पे जा रहा है, किसी का रूम खाली है, तो मुझे 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए वो दे दे, ताकि मैं जो है वो अपनी तमाम सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकूं। सबलेट का एक ड्रॉबैक ये है कि ये एक अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है दो स्टूडेंट्स के दरमियान, जो कि एक कंट्री से हैं, भले डिफरेंट कंट्री से हो, लेकिन आपकी दोस्ती वगैरह हो जाए तो आप वो कहता है कि चलो ठीक है मैं 1 महीने के लिए छुट्टियों पर जा रहा हूँ तो तुम यहाँ रह लो। सबलेट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको अपार्टमेंट मिल गया, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, इसलिए ना सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, ना अलमेंडो होगी, ना आपको हाउस वाइज जो कि आइडेंटिटी कार्ड कहलाते हैं वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपके उस स्टूडेंट के दरमियान है। आप उसको ले, उससे ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने के इतने पैसे दे दूंगा और मैं यहाँ पे रह लूंगा 1 महीने के लिए, जब तक कि मेरा ये वाला प्रोसेस सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसमें आपने एक्सटेंसिवली अपार्टमेंट फाइंड करना है, डिफरेंट जो है वो आपने जैसे प्राइवेट बॉडीज का नाम लिया, उनके पास जाना है, उनसे पूछना है कि भाई कहीं रूम अवेलेबल है नहीं है। तो इसमें आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपना ऑफिशियल रूम ले ले, ताकि आप सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। सबलेट सिर्फ ये ट्रांजिशन पीरियड में एक टेम्पररी तौर पे अपनी जो है वो दिन गुजारने के लिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, लोग समझते हैं कि इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात की आपने। और मैं एक और चीज़ थोड़ी सी ऐड करूँ कि एक बात याद रखें कि आपने ये एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर आके अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढना है या वहाँ से अपने होम कंट्री से ढूंढना है, बिकॉज विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन आपको आपका सोशल फर्जिशरुम नंबर नहीं मिलता, और आपका जो लॉन स्टॉयर नंबर है या टैक्स आईडी है वो नहीं मिलता। जब तक ये दोनों नंबर नहीं मिलते आप किसी भी किस्म की और जॉब नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि मैंने आपके साथ ही जॉब स्टार्ट कर देनी है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास रहने की कोई जगह होगी सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए या ऑफिशियल आपके नाम पे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंपनीज भी हैं जो कि बेसिकली कह लें कि पब्लिक कंपनीज हैं, वो भी ऑफ़र करती हैं अपार्टमेंट्स। उसमें यह है कि स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि 2 या 3 स्टूडेंट्स मिलकर एक अपार्टमेंट उनसे जाके ले लें, क्योंकि अपार्टमेंट्स 2 या 3 रूम्स का होता है, तो 2 या 3 लोग मिलके वो अपार्टमेंट को रेंट आउट कर लें और उसकी बेस पर उनकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हो जाएगी। ओके जी ज़ैफ़ा, तो अब आप काइंडली ये बता दें कि जो लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ पर अपार्टमेंट या रूम मिल चुका है स्टूडेंट एंड वर्क से या स्टूडेंट हॉस्टल से, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो सिटी रजिस्ट्रेशन का है, तो वो किस तरह से करवाई जा सकती है, कहाँ से उसके फॉर्म मिलेंगे और उसके बाद के क्या प्रोसेस हैं, आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, अगर किसी स्टूडेंट को ऑफिशियल अपार्टमेंट मिल गया है, सबलेट पे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ऑफिशियली आपको अपार्टमेंट मिल गया है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, आप उसको साइन कर चुके हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप आउसलैंडर बीओडी के ऑफिस चले जाएं या उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएं और अपना अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाके अपॉइंटमेंट बुक कर लें और उस अपॉइंटमेंट की डेट को अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे
लेके चले जाएं आपका पासपोर्ट जिस पे आपका वीज़ा होगा और आपकी अराइवल की स्टैंप होगी, आपके तमाम जितने भी मेरे ख्याल से आपका एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, एनरोलमेंट आप कर चुके हैं, एनरोलमेंट लेटर, ये सब लेके आप वहाँ चले जाएं और आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन करके आपको एक येलो पेपर वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि आप इस शहर में रहते हैं और ये एड्रेस आपका यहाँ का एड्रेस है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब मैं आया था तो तब हमें सिर्फ 3 महीने के वीजे मिले थे, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल ही अपनी वीजा एक्सटेंशन फाइल करनी थी। लेकिन आजकल एक साल की भी मैंने सुना है वीजे मिल रहे हैं, तो आपको 7-8 महीने तक जरूरत नहीं है वीजा एक्सटेंशन की। लेकिन ये जब आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई है, सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद, जो कि बेस्ट बैंक मैं रिकमेंड करूंगा दैट इज स्पारका से, जिसकी हर बड़े शहर में, छोटे शहर में भी ब्रांचेस मौजूद है और हर 3-4 गली बाद आपको कहीं ना कहीं उसका एटीएम जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मसला है कि अगर एटीएम बैंक का नहीं है आपके, तो आपकी वो काफी अच्छी फीस चार्ज करते हैं पैसे निकलवाने के लिए। तो स्पारका से का नेटवर्क बड़ा अच्छा है। सेकंड स्टेप आप जो है वो सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिवेट करें। अगर आपने फिनतेबा से किया है, कोरैकल से किया है, तो उनके पोर्टल पे पूरा प्रोसेस होता है, आपने उनके अकाउंट में जाके सबमिट करना होता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। पासपोर्ट की फोटो लेके उनको सेंड करनी होती है पोर्टल के अंदर ही। उसके अंदर ऑप्शन होता है कि जिस पेपर पे आपके अराइवल की स्टैंप लगी है उस पेपर उसकी फोटो लेके आप अपलोड करें। 24 ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेशन का बता रहे हैं? ब्लॉक अकाउंट प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि फिनटेबा और कोरैकल जो है वो दोनों चीजें एक साथ ही प्रोवाइड करता है एज अ थर्ड पार्टी। तो टीके की इंश्योरेंस मैंने ली थी जो कि कोरैकल ने ही मुझे प्रोवाइड की थी। मैंने सिर्फ कोरैकल को भेजना था कि ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये मेरी वीजा की स्टैंप है और ये मेरी अराइवल की स्टैंप। 24 आवर्स बाद मुझे कोरैकल से ब्लॉक अमाउंट की कंफर्मेशन की ईमेल आ गई कि ठीक है आपको हम पैसे ट्रांसफर करने लग जाएंगे, आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स में प्रोवाइड कर दी है। और टीके की भी ईमेल आ गई कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो गई है, आपका कार्ड आपके घर पे इतने दिनों में आ जाएगा। ये दोनों चीजें जब हो जाए और आप ठीक है, आप तमाम मामला अपने करते रहे 3 महीने तक, 4 महीने तक, जब तक आपका वीजा है, तो वीजा आपका एक्सपायर होने से 1 महीने पहले आप आउटस्टैंडर पीओडी में दोबारा वीजा एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट लेंगे। अब आप पहले आपने सिटी रजिस्ट्रेशन की ली थी, अब आप वीजा एक्सटेंशन की लेंगे। वीजा एक्सटेंशन वाले की अपॉइंटमेंट वाले दिन अब आप वैसे ही तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपका एनरोलमेंट लेटर, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट तो नहीं, मैं कहूंगा कि अकाउंट समरी आप ले जाएं, क्योंकि अकाउंट समरी में सिर्फ आपके क्लोजिंग अमाउंट होता है। बिल्कुल। आपका ब्लॉक अमाउंट की कंफर्मेशन, आपकी स्टेटमेंट जो कि ये है समरी है, उसमें अगर आप कुछ अमाउंट शो करवाना चाहते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, ताकि वो आपको लाजमी 2 साल की एक्सटेंशन दे। ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके आप वीजा एक्सटेंशन वाले दिन ले जाए। वो ऑनलाइन ही एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपने तमाम अपना बायोडेटा लिखना होता है, मेरी अराइवल डेट ये है, मेरा वीजा इस तारीख को एक्सपायर हो रहा है, और उससे पहले पहले आप चले जाएं तो आपका वो इंटरव्यू लेता है। 100 यूरोस वो फीस चार्ज करता है। उसी के पास मशीन होती है, कार्ड पे आप अपने स्पारका से कार्ड पंच इन करते हैं, आपकी फीस चार्ज हो जाती है और वो आपको कहता है कि ठीक है, या तो 20 दिन बाद, 25 दिन बाद अपना हाउसवाइस हमसे कलेक्ट कर लेना। हाउसवाइस इज दी आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हमारा पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ पे हाउसवाइस कहलाता है। वो आप कलेक्ट कर लें। 2 ऑप्शन आपको देता है, या तो हम घर पे डिलीवर कर देंगे या आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। आप बेटर है कि अगर करीब भी ऑफिस है तो जाके कलेक्ट कर ले, क्योंकि डिलीवरी आप हो ना हो, बच्चे बड़े परेशान होते हैं लेटर बॉक्स में कहाँ पर पहुंचा है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे कहा हाउसवाइज आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो बेसिकली हाउसवाइज आइडेंटिटी कार्ड नहीं है हमारा। जो यहाँ पर नेशनल्स नहीं है जर्मनी के, उनके लिए उनका जो हाउसवाइज है वो उनका पासपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर जो हमें मिलता है कार्ड, वो बेसिकली हमारा ऑफेंथहाल्स्टिटल होता है, जिसे हम रेजिडेंस परमिट कहते हैं। तो यहाँ पर आके बेसिकली हमने जो वीज़ा एक्सटेंशन करवानी है, तो उसके बाद हमें जो कार्ड मिलेगा वो रेजिडेंस परमिट होगा। वो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 1 साल का होता है, डिपेंड्स ऑन योर केस। और रेजिडेंस कार्ड पे लिखा होता है कि आप काम भी कर सकते हैं, आप कितनी देर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के केस में 120 डेज हैं। सुना था कि कुछ वो ऐड कर रहे हैं डेज, अभी कुछ के ऑलमोस्ट 150 डेज के करीब कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो 120 दिन वो काम कर सकते हैं। और तो बेसिकली आप क्या कह रहे थे, प्लीज इसको कंटिन्यू। हाँ, तो जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो एक डिफरेंट है, जो कि ग्रीन कलर का पेपर होता है। बिल्कुल, हाँ। जो कि आपको हाउसवाइफ के साथ वो प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आप इतने दिन काम कर सकते हैं, और बस अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, तो वो बेसिकली वो ग्रीन पेपर आपको लाजमी मांगते हैं आपसे हाउसवाइफ के साथ, ताकि उनको पता हो कि इसको काम करना अलाउ भी है कि नहीं है। हाँ, exactly. तो ये 2 चीजें हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, जो कि आपका जॉब वगैरह फाइंड करने का और ये सब है। ओके, तो रमीज भाई, अब एक बच्चा आ गया है, उसकी तमाम चीजें हो गई हैं,
सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई, वीज़ा एक्सटेंशन, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहा है कि मैं अपनी ग्रोसरी करने के लिए कौन सी शॉप पे जाऊं, किन ग्रोसरी चेन्स को प्रेफरेंस दूं, और जो है वो एज अ मुस्लिम बैकग्राउंड अगर कोई है तो उसके लिए बड़ा मसला होता है कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। तो इन चीज़ों में डिफरेंशिएट करने के लिए वो किन चीज़ों पे अमल करें? देखें, बेसिकली यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए हर सिटी में मौजूद हैं डिफरेंट स्टोर्स हैं जो कि बहुत ही सब्सिडाइज स्टोर होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर सारा काम कर रहे होते हैं, जैसे कि रेवे है, लिडल है, उसके बाद नेटो है, आल्डी है, ये डिफरेंट चेन, उसके बाद काउफलैंड भी है। ये जो डिफरेंट चेन्स हैं यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल रही होती हैं। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाके अपनी शॉपिंग करें, और स्टैंडर्डाइज रेट होते हैं। आप किसी भी चेन पे चले जाएं, आपको ऑलमोस्ट सेम रेट मिलते हैं। तो आप वहाँ पर जाके अपनी शॉपिंग करें। दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो ऑलमोस्ट हलाल ही होते हैं सारे। उसके बाद फ़िश जो है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाएंगी। इन चीज़ों में तो किसी किस्म की टेंशन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह कुछ केक्स हैं, कुछ आइसक्रीम्स हैं जिसमें कुछ क्वांटिटी उन्होंने अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल वगैरह की डाली होती है जस्ट टू प्रिजर्व देम। अब उसमें भी डिफरेंट राय हैं कि वो हलाल है कि नहीं है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप को अवॉइड करें उसको, और जिस तरह से आपको वो बेहतर लगता है आप उसको उस तरह से चलें। कुछ ऐप्स मौजूद हैं जिनको आप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी जो सा दिया होता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको जब आप स्कैन करते हैं तो उससे आपको पता लग जाता है कि इसमें कंसंट्रेशन किसी चीज़ की है, वो हलाल है कि नहीं है। और उस ऐप का नाम आप हलाल जुलाल के नाम से जिस तरह से जो बता रहे हैं। ऐप है, और इसमें ऐड कर दूं कि अगर वो चीज़ हलाल जुलाल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं पता लग रहा था, गूगल ट्रांसलेट खोले, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में जाए और उसको आप स्कैन करके आप कन्वर्ट करें इंग्लिश में, आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। उसमें अगर लिखा हुआ है कि इसमें इतना परसेंट अल्कोहल है, या इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जेलेटिन का कुछ परसेंटेज मौजूद हो सकती है, जेलेटिन एक इन जानवर से आप हासिल करते हो, तो जाहिर है वो ज़बीहा तो नहीं होता, तो इसलिए वो भी हम प्रेफर करते हैं कि अवॉइड करें और उसको नहीं खाएं। सिर्फ जो 100% हमें श्योर हो कि हलाल है, हम वही इन ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं। बाकी अब गोश्त कहाँ से खाएं, तो उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो अरेबिक शॉप्स हमारे यहाँ मौजूद होती हैं। कॉर्डबस में 2-3 शॉप्स हैं, बर्लिन में तो बेतहाशा शॉप्स हैं। इसी तरह हर सिटी में हर मौजूद सिटी होती में हैं। शॉप से आप आसपास दोस्तों से, मुसलमान दोस्तों से मालूम कर लें कि यार यहाँ पे हलाल गोश्त कहाँ मिलता है, और वहाँ पे जाएं आप, उनके पास हलाल सर्टिफिकेट लगा होता है उनके रैक के ऊपर, उनके शेल्फ के ऊपर, उसको देख लें कि अच्छा भाई यहाँ पे हलाल है, तो आपकी तसल्ली हो गई है। अब आप बस बिस्मिल्लाह पढ़ के वहां से ले लें, और कुछ होगा तो वो सवाल उससे होना है, आपसे तो होना नहीं। हर किस्म का गोश्त मिल जाता है, लाइक मीट, रेड मीट मिल जाता है, उससे चिकन मिल जाता है, कीमा मिल जाता है, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो उस तरह की कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन एक और बात है कि यहाँ पे जो नेटो है और कुछ और शॉप्स हैं जिस तरह काउफलैंड है, वहाँ पर भी कुछ ब्रांड्स हलाल चिकन के पड़े होते हैं, मैंने देखे हैं अक्सर वहाँ पे पड़े हुए। वीजन हो फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, वहाँ पे चिकन के जो लेग पीसेस वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं उस पैकेट के अंदर, तो वहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो उसके अलावा जो खाने की चेन्स हैं, जिस तरह से अगर हम ये कहेंगे जिस तरह से हम अपनी कंट्रीज़ में KFC, मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाते थे और आराम से खा के आ जाते थे, तो जो लोग हलाल को प्रेफर करते हैं वो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगी, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी KFC, मैकडॉनल्ड्स या इस किस्म की जो चेन्स हैं वो हलाल नहीं होती। आपको खुद कुकिंग करनी है, इसलिए आप बेहतर ये है कि आप बाज़ार से किसी अराबिक शॉप से इस तरह की कोई चीज़ खरीद लें, और एक तो वो फ्रेश होता है मीट, और दूसरा ये है कि आपको वो हलाल भी मिल जाता है। तो वहाँ से लेकर आप खुद कुकिंग करें और जिस तरह की डिश खाना चाहते हैं खाएं। कुछ सिटीज़ में हलाल चेन भी मौजूद हैं, जैसे बर्लिन में रीसा के नाम से एक बहुत ही अच्छी हलाल चेन है, जहाँ पर आप HFC है, जहाँ पर आप जो फ्राइड चिकन है वो वहाँ पर खा सकते हैं, बर्गर्स, राइस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। तो डिपेंड्स ऑन द सिटी, जितना बड़ा सिटी होगा आपके पास उतने ही ज़्यादा खाने के मौके होंगे। बाकी जो ये तुर्किश डोनर कबाब की जो शॉप्स होती हैं, ये 90% तकरीबन हलाल ही होती हैं। ठीक है, वहाँ पे फ्रिज में आपको अल्कोहल भी रखा हुआ दिखेगा, लेकिन जब आपसे पूछेंगे गोश्त हलाल है, नहीं तो वो बोलेगा कि गोश्त हलाल है, आप वो खा सकते हो, आप उससे ड्रिंक्स कुछ ना लें, लेकिन आप डोनर वगैरह खा सकते हो। ये अब एक स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है, उसकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई है और उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। अब जाहिर है उसने अपने मंथली एक्सपेंसेस को मीट करना है, तो वो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस तरह की जॉब्स ढूंढे, कहाँ जॉब्स ढूंढे, और उसका अगला इस तरह प्रोसेस क्या चले आगे? देखिए, मैं इसको इस तरह से आंसर करना चाहूँगा कि जब बेसिकली जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो कोशिश ये करे कि अपना फोकस जो है वो अपनी स्टडी पे रखे,
उसके अलावा ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए उसको कुछ चाहिए, कुछ जॉब चाहिए, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड। उसको यहाँ पे वर्क स्टूडेंट भी कहते हैं या वर्किंग स्टूडेंट भी कहते हैं। वर्किंग स्टूडेंट में आपको 20 आवर्स पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जितने आपको यहाँ पर जर्मनी में काम करना अलाउ होता है एग्जैक्टली उसके बराबर। तो आप वर्किंग स्टूडेंट में अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करके पैसे कमा सकते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं उसमें। 15 से 20 यूरो डिपेंड करता है कंपनी पे, आपको पर आवर के हिसाब से दे रही होती है। तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड काम मिल जाए, ताकि वो आपका एक एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाए आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, और उसको आप एज एक्सपीरियंस भी यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी वजह से वो नहीं मिल रहा या आप अप्लाई कर रहे हैं अभी तक सक्सेस नहीं हो रही, तो फिर दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि आप और जॉब्स कर लें। और जॉब्स जो है फॉर एग्जांपल वर्किंग इन एनी रेस्टोरेंट, या फिर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी किस्म की जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं उसके अंदर काम कर सकते हैं। लागर हेल्पर या फिर हेल्पर की जॉब कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी जॉब्स हैं, उसके बारे में आप प्लीज़ उसके थोड़ी डिटेल बताएं। जी, सबसे पहले जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि सबसे पहले तो अपनी फील्ड की वर्क स्टूडेंट ही बच्चा ढूंढे। वो अपना एक डेली रूटीन बना ले कि 1 डेढ़ घंटा मैंने इस टाइम पे सिर्फ जॉब अप्लाई करनी है। ट्रेन में कहीं जा रहा है, फोन खोले, लिंक्डइन खोले, इंडीड खोले, स्क्रॉल करे, उसको अपनी काम की जॉब दिखे, वो उस पे अप्लाई कर दे। जर्मन फॉर्मेट पे वो अच्छी सी सीवी बना के रखे, उसका पास्ट एक्सपीरियंस है तमाम उसमें डाल के रखे। किसी एक्सपीरियंस बंदे से जो पहले से जॉब कर रहा है उससे वो बैठ कर वाले सीवी कि मेरी सही है या नहीं है, क्या चीज़ मैं डालूँ, क्या चीज़ निकालूँ। ये करके वो पहली प्रायोरिटी पे तो अपनी फील्ड की जॉब ढूंढे। इन केस अगर नहीं मिल पाती है तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब की तरफ आए। वो आसपास अपने शहर में देखे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कौन सी चेन्स हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, केएफसी, मैकडॉनल्ड वगैरह हो गया, उसकी वेबसाइट पे जाए, करियर पे जाए। वहाँ पे अक्सर वो पोस्ट कर देते हैं कि हमें राइडर चाहिए, हमें डिलीवरी गाय चाहिए, या हमें किचन हेल्पर चाहिए। उसमें आप अप्लाई करें तो होपफुली आपको मिल जाएगी। और आसपास कोई बड़ा शहर है तो उसमें लोकल ब्रांड्स भी बहुत सारे होते हैं। आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनके करियर के ऑप्शन पे जाएं, आपको उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म या कॉन्टैक्ट ईमेल मिल जाएगी। उस पे अच्छी सी आप ईमेल लिख के टाइप करके उनको सेंड कर दें कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, अभी आया हूँ और मुझे जॉब चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप सेंड कर दें तो होपफुली कोई ना कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कोई इस तरह की मार्ट वगैरह पे आपको जॉब मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन आता है कि अगर यहाँ पर भी आपको नहीं मिल पा रही तो महीना तो निकालना है, तो कुछ पोर्टल्स हैं, कुछ एप्लीकेशन है, जैसे ज़ेन जॉब है, जॉब वैली है। ओके। इस पे आप अपना अकाउंट बना लें। ज़ेन जॉब सबसे ज़्यादा चलती है, जिसमें मुख्तलिफ आप अपना अकाउंट बनाते हैं, सारा डेटा डालते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं, अपना जो आपका ग्रीन पेपर है जिसमें आपको वर्क अलाउ किया गया है वो डालते हैं, हाउसवाइज डालते हैं और अपना एडमिशन लेटर डालते हैं, सॉरी अपना इनरोलमेंट लेटर डालते हैं, जिसपे लिखा होता है कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ पे एज ए स्टूडेंट मौजूद हूँ। और उस पे ज़ेन जॉब पे जॉब्स पोस्ट होती रहती हैं मुख्तलिफ। वहाँ पे किसी भी कंपनी की जॉब पोस्ट हो सकती है कि ठीक है हमें 12 तारीख को जो है वो 8 घंटे के लिए किचन हेल्पर चाहिए, हमें स्पूलर चाहिए, हमें डिलीवरी राइडर चाहिए। तो वो एक तरह से पोर्टल बड़ा अच्छा है, उसमें 13 to 16 यूरो पर आवर्स के हिसाब से आपको जॉब्स मिल जाती हैं। आप उसको टैप करें, स्लाइड टू अप्लाई करें, और आपको अगर बहुत सारे बच्चे क्योंकि करते हैं अक्सर रिजेक्शन भी आती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर होते हैं, लेकिन 80% ऑफ द टाइम अब एक्सटेंसिवली स्वाइप करेंगे तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से आप हफ्ते में 2 या 1 दिन वहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब पे लगा लेते तो आपका महीना तकरीबन, मैं ये कहूँगा कॉर्डबस जैसे शहर में 700 to 800 यूरोज आर मोर देन इनफ कि आप एक अच्छा सा अपना एक स्टूडेंट, एक बच्चा अपना महीना निकाल सकता है। बाकी आपकी जो लाइफ स्टाइल की चीजें हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से आप रहना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह ये 3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो वर्क स्टूडेंट, दूसरे पे पार्ट टाइम जॉब का कहीं कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने किसी मार्ट पे, किसी रेस्टोरेंट पे, तीसरे नंबर पे ज़ेन जॉब और जॉब वैली जैसे पोर्टल्स आ जाते हैं। तो ये 3 चीजें। इसमें मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूँगा कि उसको फोर्थ चीज़ आप कंसीडर कर लें कि कुछ कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज जैसे अमेजोन कंपनी है एक, और फॉक्सवैगन है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है। ये कंपनीज ऐसी हैं जो छुट्टियों में, फॉर एग्जांपल गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं उस सीज़न में, या सर्दियों की छुट्टियों के सीज़न में, ये लोग 2-2 3-3 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं कि आप आएँ और हमारी प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करें। तो आप वहाँ पर एज ए प्रोडक्शन हेल्पर जाते हैं और वहाँ पर जाके आप उनकी हेल्प करते हैं। और वो बहुत ही अच्छा पे करते हैं। नॉर्मल और जॉब्स में फॉर एग्जांपल 13 से 15 यूरो मिलते हैं, तो उन जॉब्स में ऑलमोस्ट डबल होते हैं, लाइक 25 to 30 यूरोज मिल जाते हैं आपको अच्छी कंपनी में, लाइक फॉक्सवैगन में या ऑडी में।
तो आप वहाँ पर अपने 2 महीने काम कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास एक इनफ अमाउंट इकट्ठी हो जाती है। आप बाकी टाइम अपनी स्टडी पे भी फ़ोकस कर सकते हैं और छोटी-मोटी और जॉब साथ-साथ करते रहें। तो इस तरह से भी आप अपने बजट को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हम ट्रैवलिंग कैसे करेंगे यहाँ पर जर्मनी में? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते एक सिटी में हैं, आपको साथ वाले सिटी में जॉब मिल गई, तो आपने ट्रैवलिंग किस तरह करनी है? तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली जर्मनी में जो कहते हैं कि फ़ीस नहीं है, वो इस रेफ़रेंस से कहा जाता है कि यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पे एक सेमेस्टर फ़ीस है, जो एक बहुत ही माइनर है, 200 टू 300 यूरोज़ होती है। आपने वो जब पे करना है तो उसके अल्टरनेट में वो उसके बदले में आपको दे देते हैं एक सेमेस्टर टिकट, जो आप पूरे सेमेस्टर में उस रीजन के अंदर-अंदर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो बेसिकली जब आपको वो टिकट मिल जाती है तो आपको अपने सिटी में जॉब मिले या साथ वाली सिटी में जॉब मिले, आपको ट्रैवलिंग के लिए एक्स्ट्रा से टिकट्स नहीं परचेज़ करनी पड़ती, जो कि एक बहुत बड़ी सेव है यहाँ पर। वरना अगर खुद से टिकट परचेज़ करनी पड़े तो आपका अच्छा खासा अमाउंट वो भी बन जाता है। तो बेसिकली ये सेमेस्टर टिकट है, ये उसको कवरेज दे देती है और आप उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी जॉब को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है स्टूडेंट के दरमियान में, वो अक्सर पूछते हैं मेरे से भी कि ये बताएँ कि लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है जर्मनी में? क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 1.5 डेढ़ साल हो चुका है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रहते हुए आपको क्या लगता है कि जो लैंग्वेज है वो सीख के आनी चाहिए, यहाँ पर आके सीखनी चाहिए? क्या इम्पोर्टेंस क्या है? कितनी ज़्यादा वेटेज देते हैं आप लैंग्वेज को जर्मनी में रहते हुए? देखें, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मालूम करना चाहें तो मैं लैंग्वेज को डिग्री के इक्विवेलेंट ही वैल्यू देता हूँ। हुँ, जितनी इम्पोर्टेंट आपकी डिग्री है, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं होगी तो आप डिग्री तो आपके पास आ जाएगी 2 ढाई साल में, लेकिन फिर आप उसका करोगे क्या? काम कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ पर जर्मन्स लोग नॉर्मली अपनी लैंग्वेज को लेके काफ़ी प्राउड है और बहुत अच्छा फ़ील करते हैं अगर उनसे कोई जर्मन में बात करे। हुँ, इवन दो कि उनको इंग्लिश भी आती होगी, लेकिन प्रेफ़रेंस ये करेंगे कि मैं जर्मन को वे ऑफ कम्युनिकेशन रखूँ। तो अगर कोई बच्चा अभी सेकंड ईयर और यूनिवर्सिटी में है, 5वें छठे सेमेस्टर में, उसको 100% श्योर है कि मैंने जर्मनी आना ही आना है, तो वो अभी से ही अपनी लैंग्वेज पे वर्क करना शुरू कर दे और A1 करे। A1 तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, A2 भी किसी हद तक यूट्यूब से कर सकते हो और गोएथे का आपके हुँ, पास जो है वो इदारा मौजूद है, पाकिस्तान में भी काम करता है। आप वहाँ से B1.1 या B1.2 करके यहाँ पर आ जाओ, तो हुँ। एटलीस्ट आपके पास एक कन्वर्सेशनल स्किल्स हों जर्मन लैंग्वेज के, क्योंकि जॉब मार्केट में जर्मन बहुत मैटर बेटर करती है रहता यहाँ है, पे। एग्ज़ैक्टली है। अगर कोई अब एडमिशन अप्लाई करने के प्रोसेस में है, उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एटलीस्ट यूट्यूब वगैरह से A1 तो कर ही ले, हुँ, हुँ, ताकि एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि मैंने रास्ता कैसे पूछना है। एग्ज़ैक्टली, बोर्ड के हुँ, ऊपर अगर मार्क लगाया तो स्ट्रीट नहीं, यहाँ पे स्ट्रासे कहते हैं उसको, तो वो हुँ, उसका मतलब क्या इसका है, मतलब क्या है? राइट मुड़ने को क्या कहते हैं, लेफ्ट मुड़ने को क्या कहते हैं। हुँ, ये थोड़ी बहुत चीज़ें वो ज़रूर मालूम कर आएँ। बाकी आप यहाँ काफ़ी टाइम से मौजूद हैं, तो हुँ, और आप जो है वो जर्मन माशाल्लाह बहुत अच्छी जानते हुँ, भी हैं, तो हुँ, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कितना रोल है जर्मन का हुँ। यहाँ पे। अ, हाँ, मैं भी इस तरह से ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज का, बिकॉज़ जर्मनी का दूसरा नाम डॉइचलैंड भी है। डॉइचलैंड का मतलब है कि वो कंट्री जहाँ पर जर्मन बोली जाती है या जर्मन्स की कंट्री। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली ये एक नेचुरल सी बात है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारे कंट्री में आए और वो हमारी लैंग्वेज बोल रहा हो तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जब हम इनकी लैंग्वेज में इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है और ये हमारी हेल्प जितनी हो सकती है करते हैं। कहाँ से करनी चाहिए, कितने लेवल तक करनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आएँ तो वो जैसा कि ज़ैफ़ा ने कहा कि A1 लेवल जो बेसिक लेवल होता है वो एटलीस्ट करके आएँ ताकि आप किसी से कम्युनिकेशन कर सकें हल्की-फुल्की के ये मार्केट में जाए तो पूछ सकें यार ये चीज़ कहाँ पे रखी हुई है मुझे काइंडली गाइड कर दो। उधर काउंटर पे जब पेमेंट करें तो आपको पता हो कि मैंने क्या बोलना है, किसी चीज़ का रेट पूछना है तो मैंने क्या बोलना है, सलाम दुआ, हेलो, हाय इस तरह के छोटे-छोटे लफ्ज़, गिनती याद करें, एबीसी याद करें इनकी। उसके बाद आपको मैं प्रेफ़र करूँगा यूनिवर्सिटीज़ बहुत से कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं स्टूडेंट्स के लिए हर सेमेस्टर में, आप उन कोर्सेज़ को लें, लैंग्वेज कोर्सेज़ को और अपनी लैंग्वेज के लेवल को आपकी डिग्री के एंड तक पहुँचने से पहले B1 या B1 लेवल तक ज़रूर कर लें। ये एक हायर बेसिक लेवल है B1 उसके बाद B2 लेवल आ जाता है जो कि इससे भी हायर है लेकिन B1 तक ज़रूर कर लें और कोशिश करें कि B1 तक लैंग्वेज करने के बाद आप उसका एग्ज़ाम भी दे दें और उस एग्ज़ाम को क्लियर करके उसका सर्टिफ़िकेट ले लें। सर्टिफ़िकेट लेने का फ़ायदा ये है कि कल को आप जब यहाँ पे जर्मनी में रहते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आप काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं तो नेशनैलिटी की जब बात आती है या परमानेंट रेज़िडेंसी की बात आती है तो वो आपसे B1 लेवल की लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट भी माँग रहे होते हैं।
तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट आपकी एजुकेशन के दरमियान में ही हो जाएगा कंप्लीट और आप उसको हासिल कर लेंगे, तो उसका 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपका वो प्रोसेस आगे नेशनैलिटी का और परमानेंट रेज़िडेंसी का बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 2, आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो आपको लैंग्वेज आती भी होगी। जब आप किसी यस। से कम्युनिकेट करेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको प्रॉपर जर्मन में जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी जॉब में आपके कोलीग्स के साथ एक रिलेशन और इंटरेक्शन जो है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसलिए इसको मैं यही कहूँगा कि आप उसको साथ-साथ लेके चलें और बिल्कुल। इसको फ़ोकस करें। जब आपके पास लैंग्वेज स्किल्स होती हुँ, हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी जो है वो हुँ, 70% लोगों से ऊपर आ जाती है। एग्ज़ैक्टली हाँ। तो वो प्रेफ़र ज़ाहिर है ऐसे ही बंदे को करेंगे कि जो हमारे साथ काम भी करे, पर यहाँ पे हुँ, रुके भी और हमसे हुँ, कम्युनिकेशन भी अच्छी करे। एग्ज़ैक्टली। तो लैंग्वेज नहीं होगी तो लोग मुझसे बच्चे पूछते हैं कि यार लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है एडमिशन लेटर में या एडमिशन क्राइटेरिया में, तो हम क्यों करें? हुँ, तो बात वही है कि मीडियम ऑफ लर्निंग तो पाकिस्तान में भी इंग्लिश है, लेकिन हुँ, आप जब दही लेने जाते हो तो उर्दू में ही बात करते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हाँ, आप जाके नहीं बोलते किसी दुकान वाले को इंग्लिश में कि मुझे ये चाहिए, आप उर्दू एग्ज़ैक्टली में बात हाँ, करते हो, हुँ, उसके बगैर तो गुज़ारा नहीं होता। हुँ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। हुँ, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी चीज़ें हमें गाइड की। हुँ, तो लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कोई ख़ास टिप आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, जो उनको काफ़ी हुँ, चीज़ों में एज दे सकती है, जॉब मार्केट के हिसाब से भी और नॉर्मल हुँ। लाइफ़ में भी? हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की ऑलमोस्ट वही वैल्यू है जो एक डिग्री की वैल्यू है, हुँ, बिकॉज़ यहाँ पर प्रॉपर आपको उसकी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, पहले उसका थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर उसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप ये सब चीज़ें क्लियर करते हैं, फिर आपको एक कार्ड दे देते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस का होता है और उतनी ही ऊँची होती है जितनी एक डिग्री की ऊँची होती है। तो बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, आप डिग्री के साथ-साथ कोशिश कोशिश करें कि आप उसको कंप्लीट करें। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोशिश करें आपकी डिग्री के दरमियान में अगर आप कुछ इतने पैसे सेव कर लें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस को स्टार्ट कर सकें तो वो ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत सी ऐसी जॉब्स ऑफ़र होती हैं यहाँ पर आपकी डिग्री के बाद आपको ऑफ़र होंगी, जिसमें स्पेसिफ़िकली लिखा होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको एज होगा उन लोगों पे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। प्लस ड्राइविंग लाइसेंस करने के बाद आप बहुत सी ऐसी और जॉब्स भी कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब है, ऐसी जॉब है जिसमें आपको सिर्फ़ ड्राइविंग करनी है, पिज़्ज़ा उठाना है और डिलीवर करके आ जाना है और अच्छे पैसे कमा सकता है बंदा इससे। उसके अलावा और बहुत सी जॉब्स हैं यहाँ पर जो कुरियर कंपनीज़ हैं या इस तरह की दूसरी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, उस पे भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको बहुत काम दे सकता है। उन लोगों को ड्राइवर्स चाहिए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो जॉब्स आपकी ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाती है और जॉब्स। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कोशिश करें कि अपनी स्टडी के साथ-साथ नहीं तो अपने थीसिस से पहले या कहीं पे भी आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो ड्राइविंग लाइसेंस को ज़रूर कर लें। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे जो स्टूडेंट्स ने मुझसे भी पूछे थे, हुज़ैफ़ा से भी पूछे थे और उनको हमने कवर कर लिया है और एट लीस्ट उसको एक डायरेक्शन दे दिया है कि आप उस डायरेक्शन की तरफ उस चीज़ को उस तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा मसाइल ना हों, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हों। तो मैं थैंक यू कहता हूँ ज़ैफ़ा को कि वो थैंक यू। आया और उसने टाइम निकाला कि हम एटलीस्ट एक गुड कॉज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक ऐसी वीडियो बना दें जो कि एटलीस्ट उनको हेल्प कर सके। बिकॉज़ जितने भी ग्रुप्स हैं फ़ेसबुक के, व्हाट्सऐप के और दूसरे जितने भी हमारे कम्युनिटी के ग्रुप्स होते हैं इंडियन और पाकिस्तान के, वहाँ पे ये क्वेश्चंस बार-बार, बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। जो भी नया स्टूडेंट्स आता है वो फिर यही क्वेश्चन पूछता है कि हमने सिटी रजिस्ट्रेशन कब करवानी है, वीज़ा एक्सटेंशन कब करवानी है, क्या स्टेप्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने बेसिकली आज का मकसद यही था कि इन सब को एक वीडियो की सूरत दे दें ताकि जो भी चाहे इसकी इन्फॉर्मेशन उसको ये वीडियो सेंड कर दी जाए या शेयर कर दी जाए और वो उससे जो है वो फ़ायदा उठा ले। बिल्कुल। और प्रोसेस जो है वो फ्रॉम सिटी रजिस्ट्रेशन टिल योर वीज़ा एक्सटेंशन, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी देखिएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने उसका बताया था कि आपने पहले से एंड तक स्टार्ट से एंड तक पहले आते साथ ही कौन-कौन सी चीज़ें करनी हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए जर्मनी में, उनके लिए पैकिंग लिस्ट की भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप वो भी देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जर्मनी के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती हैं और आप अपने बैग में डाल के ले आते हैं और अपना सिर्फ़ लगेज ज़्यादा कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं उसका वेट। उसको आप रख के भी आ सकते हैं और यहाँ पर अच्छे दामों में और अच्छी क्वालिटी में खरीद सकते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा बस यही टिप है कि जर्मनी में आएँ और ये मत सोचें कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसमें बैरियर्स ही बैरियर्स हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, आपको कुछ चीज़ सीखने के लिए उस पे थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। लैंग्वेज इज़ द मेन
बैरियर जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर है, लेकिन वो बैरियर ख़त्म हो सकता है अगर आप उस पे थोड़ी-सी एफ़र्ट करें। जैसे ही आपने उसकी एफ़र्ट उस पे एफ़र्ट लगा दी और उस बैरियर को ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद आपके लिए जॉब मार्केट बहुत ही ज़्यादा, और यूरोप की बेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप अगर इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें, सिर्फ़ 4-5 महीने की बात है, आप इसको थोड़ा फ़ोकस करके पढ़ लें, उसके बाद आपका जो फ्यूचर है, आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर है कि आप बाकी पूरे यूरोप से ज़्यादा तनख्वाह कमा सकते हैं। पे यहाँ पर बहुत हाई है, इवन आप यूके से कंपेयर कर लें या दूसरे यूरोपियन कंट्री से कर लें। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, इसलिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो डिमोटिवेट ना हो, खुद को मोटिवेट रखें, जॉब्स करें, सोशली एक्टिव रहें, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलें। यहाँ पर आके आपको थोड़ा-सा कल्चर शॉक भी होगा, थोड़ा-सा वेदर शॉक भी होगा, वो सब कवर करें। उसका हल सिर्फ़ यही है कि अपनी कम्युनिटी के साथ रहें, उनके साथ गपशप लगाएँ, अपने फ्री टाइम में 4-5 लोग बैठ के इकट्ठा खाना भी खा सकते हैं और इसके अलावा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हुज़ैफ़ा, फाइनल वर्ड्स क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपने लास्ट बात की कि यहाँ पर आगे कल्चरल शॉक एक लगता है, होम सिकनेस एक टर्म होती है, हुँ, हुँ। वो बहुत फ़ील होती है जो कि मुझे भी हुई थी। महीना, डेढ़ महीना आपको बिल्कुल ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है, सोने की टाइमिंग मैच नहीं हो पाती है आपकी हुँ, उससे, नाश्ते की टाइमिंग, खाने की टाइमिंग। शुरू में यूनिवर्सिटी भी ऑन नहीं होती, लोग 1-1 महीना पहले आ जाते हैं, तो वो बड़ा एक डिप्रेसिंग टाइम होता है और जो ख़ास तौर पे विंटर सेमेस्टर में लोग आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे 3 बजे मगरिब का टाइम हो जाता है। और वो फिर तकरीबन 12-16 घंटे तक वो अंधेरा ही रहता है, आपको समझ नहीं आता। जो बड़े शहरों से आते हैं, लाहौर, कराची से आते हैं, उनको हुँ, नाइट लाइफ़ की हुँ, बड़ी आदत होती है कि 12 बजे तक रातों को बाहर हुँ, बैठे हुए हैं, चाय-शाय पी रहे हैं दोस्तों के साथ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजे के बाद आपको सड़कों पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा। 10 बजे के बाद आप कोई शोर-शराबा नहीं कर सकते, तेज़ आवाज़ में बोल नहीं सकते, आपको बराबर से नॉक की आवाज़ आएगी कि आहिस्ता बोलो। हुँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं लेकिन इसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये एडजस्ट हो जाती है तो आपकी लाइफ़ में बड़ा डिसिप्लिन आ जाता है। हुँ, आप उसमें आप दूसरी चीज़ों पे बड़ा अच्छे से फ़ोकस करते रहते हो। आप अपने मुल्क में जब दूसरी जगह टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, आप मेन फ़ोकस से हट जाते हो अपनी पढ़ाई से, अपने करियर एग्ज़ैक्टली। से। हुँ, यहाँ पर आपको वो टाइम मिल जाता है, एज मिल जाता है कि आप अपनी चीज़ों को अलाइन करके हुँ, आगे बढ़ सको और लैंग्वेज पे बिल्कुल जैसे रमीज़ भाई ने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी डिग्री की जितनी वो इम्पोर्टेंट है, कोशिश यही करें कि उसको साथ-साथ लेके चलें और जब आपके पास डिग्री आने वाली हो, तो आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट भी आने वाला हो। हुँ। बाकी तो थैंक यू सो मच जी, जो अभी तक वीडियो देख रहा था, थैंक यू सो मच, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो लोग ख़ास तौर पे अभी नए आए हैं उनके साथ इसको शेयर करें, और ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो की वो पहुंच सके, और जो लोग अभी तक नए नहीं आए वो इससे फ़ायदा अपना थोड़ा माइंड बना सकें कि जर्मनी में आगे कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अल्लाह